हेलो पीपल, कैसे हैं सभी लोग। सो आज हमारे साथ हैं सृष्टि, हु इज ऑल इंडिया रैंक 2 ऑफ CSET जून 26 एग्जाम्स एंड माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया। और आपने माइंड ब्लोइंग काम किया है कि भाई ऑल इंडिया रैंक 2। और हमारे हर्षल सर भी हैं ऑल इंडिया रैंक 2 CS प्रोफेशनल में। और आपने उन्हीं के सब्जेक्ट में, मैंने सुना, सबसे ज्यादा नंबर लाए हो, 91 मार्क्स रिटर्न में। बहुत बड़ी बात है यार, गजब गजब। सो आप इंडिया टॉप है 91, मतलब यार, मतलब बहुत ही बिग अचीवमेंट है। बिकॉज आई नो कि राइटिंग में मार्क्स लाना बहुत टफ होता है। एंड सबसे पहले सृष्टि, हाउ इज द फीलिंग? सर बिलीव ही नहीं हो रहा कि ऑल इंडिया रैंक 2 आ गई। अच्छा, तो यस सर। जब पहला पता चला आपको फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया रैंक 2 है, तो कैसा था रिएक्शन? सर मैंने पहले तो अपनी वो रिजल्ट वगैरह देखा, तो मैंने जब मार्क्स देखा तो मुझे था कि ठीक है, एक बार मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। 323 मार्क्स आए थे मेरे। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, पता हो सकता है कि आ जाएगा 25 24 नंबर। तो मैंने देखा तो, और सेकंड नंबर पे ही। तो सर बिलीव ही नहीं हुआ, फिर मैंने सब कुछ चेक वगैरह किया, 2 3 बार चेक किया, फिर बिलीव हो गया। बढ़िया यार, बढ़िया यार। आपके लॉ में कितने हैं? सर मेरे लो में 88 आए। 88 ना, चलो गुड यार, वेरी गुड मार्क्स। एंड बट इको में तो एक्सेप्शनली वेल है। सो वी हैव हर्षल सर आल्सो। हर्षल सर इज ऑल इंडिया रैंक 2 CS प्रोफेशनल में। सर ने ऑल इंडिया रैंक 2 लाया था, आप भी ऑल इंडिया रैंक 2 हैं। सो ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल ओवर टू यू हर्षल सर। यस यार, यस यार। एक तो सबसे पहले बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन आपको यार। ऑल इंडिया रैंक 2 लाना कोई मजाक की बात नहीं है। और मतलब मैं खुद ऑल इंडिया रैंक 2, मैंने आपको फोन पे भी यही कहा था कि आपने मेरा फेवरेट नंबर ही यस चूज सर। कर लिया है। तो यहाँ पे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है मुझे। मेनली तो आप जिस सब्जेक्ट में 91 लाके लेके आए हो, दैट इज समथिंग एक्सेप्शनल। मुझे तो लगता है मैंने भी शायद पेपर लिखा होता तो 91 नहीं मिलते हैं। तो मुझे जान के लेना है, बहुत सारी चीजें जान के लेनी है आपसे, इन जनरल भी बाकी बच्चों को, ताकि गाइडेंस मिल जाए कि कैसे प्रिपरेशन करना है। एंड स्पेसिफिकली इको के सब्जेक्ट के लिए बाकी बच्चों को जो डर है कि इको है, रिटर्न है, उनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल है मेरे आपसे। मैं पूरा एक लिस्ट ही बना के लाया हूँ, उस लिस्ट से ही आपको एक एक करके सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले तो एक बेसिक सवाल जो सारे बच्चे पूछने वाले ही है आपसे कि सर आप बताइए कि मैडम जी ने कैसे इको एंड एनवायरमेंट इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन की थी। आपके हिसाब से, आपके शब्दों में आप बताइए आपने कैसे प्रिपरेशन की थी। सर एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे सीएससी करना है और ऐसे एग्जाम वगैरह देना है। तो मैंने उल्टा मैंने फैब के लास्ट वीक में स्टार्ट की थी अपनी ओके। प्रिपरेशन। देन मैंने जिससे भी रिलेटिव्स वगैरह से पूछा, तो उन्होंने आपकी अकेडमी ही सजेस्ट की कि यूनिक अकेडमी इज बेस्ट। तो सर मैंने फिर यूट्यूब पे देखा, प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, तो पहले मैंने स्टार्टिंग तो उसी से ही की थी, यूट्यूब से ही की थी। देन फिर मेरा प्लान था कि मुझे अपने बैकलॉग फटाफट कंप्लीट करने हैं। तो मेरा परफेक्ट। टारगेट था कि मुझे दिन के लाइक जैसे 3 लेक्चर जितने भी हैं, मतलब 2 3 लेक्चर जितने भी है, उसे कंप्लीट करना है। देन फिर सर मैंने कंप्लीट करने के बाद, फिर उसके बाद अपने जो सीएस के मॉड्यूल है, उससे मैंने पूरा वो टॉपिक पढ़ती थी। देन फिर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाती थी उसमें। तो सर मैं परफेक्ट। 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 एंड आप, मैं फेब एंड के आसपास प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मतलब मैं एक आइडिया यस लेता सर। हूँ कि आपका आपको मतलब मार्च अप्रैल मई, लाइक 3 मंथ्स आपने सफिशिएंट पढ़ाई की है। 3 मंथ्स एंड मिड फेब से लेक्चर्स वगैरह आपने देखना स्टार्ट कर दिया था। देन स्पेसिफिकली मैं बच्चों के जो भी सवाल है उनकी एक लिस्ट ही लाया था। तो वो सारी की सारी चीजें मैं आपसे एक एक करके पूछना चालू करता हूँ कि बच्चों का एक ऐसा होता है कि सर इको तो हम याद कर लेंगे, इको में तो हम कुछ हाथ पैर मार लेंगे और उसको याद कर लेंगे, उसको हम अच्छे से कर भी लेंगे, बट एनवायरमेंट, व्हाट टू डू अबाउट एनवायरमेंट? सर एनवायरमेंट इतना वास्ट है, और टू बी फ्रैंक इट इज प्रीटी बोरिंग आल्सो। सो हाउ डिड यू मैनेज, हाउ डिड यू कोप अप विद एनवायरमेंट स्पेसिफिकली? लाइक क्या करते थे आप एनवायरमेंट के लिए? व्हाट डिड यू डू? कि क्या मल्टीपल रिविजन, स्क्रैप वर्क, व्हाट वाज योर थिंग? कि आपने कैसे एनवायरमेंट को समराइज किया? क्योंकि इको तो फिर भी छोटा है, फिर भी कुछ पड़ी हुई चीजें, फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग है, बच्चे कुछ ना कुछ मन से लिख सकते हैं। Environment में what was your approach? This is the something which is I am pretty excited to know also.
सर एक्चुअली मुझे एनवायरनमेंट में बेसिकली वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आई थी, टू बी फ्रैंक। सर मुझे बेसिकली आई थी तो 8, 9, 10 चैप्टर्स में आई थी प्रॉब्लम, क्योंकि ओके, मैंने साथ में 6 चैप्टर एंटरप्रेन्योर वाला पूरा है, तो उसमें तो मुझे वो अच्छा लगता था उल्टा, और एनवायरनमेंट वाला भी ठीक था, 12th में पढ़ा हुआ है, तो ठीक थोड़ी न्यू चीजें थी उसमें। और उसमें 8, 9, 10 में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बट फिर भी मैंने मतलब आपने जो लेक्चर वही था, कॉन्सेप्ट क्लियर था, मुझे तो थोड़ा सा हो गया कि मेन मेन वर्ड्स याद रख लिए, तो एग्जाम में मैं उन्हीं को मेन मेन वर्ड्स वो करके अपने आप बनाकर ही आई थी मैं। बढ़िया। और जो 9 चैप्टर था जिसमें पूरे ही वो ऑर्गेनाइजेशन था, तो यस, जो आपने एग्जाम के टाइम पर जो वो दी थी लिस्ट, जो जी जी मेन जी। क्वेश्चन वाली, उससे सही मेरी हेल्प हो गई थी। एंड देन 10th ओके भी ऐसे ही किया था मैंने 8 की तरह। ओके, तो मतलब आपने 8 और 9 चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक शीट को अपना भगवान मान के चले गए थे आप। ठीक यस है, सर। लकीली आपके अटेम्प्ट में मेरी शीट भी बहुत एक्यूरेट लग गई थी, आई बिलीव यस सर। बहुत ही अच्छी लगी थी वो, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ होगा। देन आपके साथ मेरा क्या सवाल था कि यस, एक बच्चों का सवाल होता है कि मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए, क्या मैं जो नोट्स देता हूँ उनसे पढ़ना चाहिए, मैं जो हैंड रिटन देता हूँ उससे पढ़ना चाहिए, या खुद से नोट्स बनाना चाहिए? दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन इन इको एंड एनवायरमेंट, व्हाट शुड यू स्पेसिफिकली ट्राई? सर मैं कहूंगी कि सीएस के मॉड्यूल तो करना ही चाहिए, ओके, क्योंकि उसमें अगर अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो उसके बाद आप एक बार टॉपिक उससे कंप्लीट करो अपना, रीड परफेक्ट, करके, कि ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। और सर हैंड रिटन नोट्स तो मस्ट है, बनाने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर भी मेरे हैंड रिटन नोट्स ही मुझे हेल्प किए थे, क्योंकि परफेक्ट, उस टाइम पर मॉड्यूल्स नहीं कर सकते, एक दिन आपको छुट्टी भी नहीं मिलती एग्जाम में, और परफेक्ट। 24 आवर्स भी नहीं होते, देन मेरे हैंड रिटन नोट्स ही होते। और सर जो आप हैंड रिटन नोट्स लिखवाते हो उसको भी प्रेफर करना चाहिए, मैंने तो किया था कि जैसे जो जो टॉपिक्स के आप हैंड रिटन लिखवाते थे वो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स में एज इट इज के एज इट इज मैं वही कर लेती थी। बराबर, यस। बढ़िया बढ़िया। तो जो भी ऑनलाइन क्राउड है, जो भी ये लेक्चर देख रहा है, सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता देता हूँ इनका इको एंड एनवायरनमेंट का जो भी स्ट्रेटेजी था। इको के लिए तो इनका क्लियर था, रिविजन्स कर रहे थे, ये पढ़ रहे थे एंड चल रहा था उनका। एनवायरनमेंट के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली जो उन्होंने कहा कि मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ते हैं, टॉपिक जैसे 5, 6, 7 चैप्टर इतने अच्छे चैप्टर है जो आपने 11th 12th का कहीं ना कहीं पे बेस पढ़ा है। 11th थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ एआई वगैरह है, समथिंग इंटरेस्टिंग। यस 12th सर। एकदम छोटा सा चैप्टर है। 8, 9, 10 कुछ ना कुछ एक अलग तरीके के चैप्टर जो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, उसके लिए उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक शीट्स को रेफर किया था। बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट शी हैज सेड वेल एंड आई विल लाइक टू हाईलाइट ऑन दोस पॉइंट्स जो उन्होंने कहा है कि आपको हैंड रिटन कंटेंट बनाते हुए चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे आप अगर इको और एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हो, आपकी मॉड्यूल 300 साढ़े 300 पेजेस की मॉड्यूल है, इट इज इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली कि आप एक दिन पहले सब कुछ कवर कर पाओ उस मॉड्यूल का। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप का हैंड रिटन बनाना चाहिए। जहां जहां पे मैं प्रैक्टिकली पॉसिबली आपको बना के देता हूँ वो तो आप बनाओ ही, साथ ही साथ आपने कोशिश करनी चाहिए कि आप आपके एंड पे भी जितना कंटेंट हो सकता है उतना हैंड रिटन में लेके जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका हैंड रिटन कंटेंट ही आपको याद करने में भी इजी लगेगा एंड एग्जाम के पहले भी पढ़ने में बहुत ज्यादा इजी लगेगा। देन वन मोर प्रॉब्लम जो बच्चों का आता है, सर लर्न कैसे करते थे, चाहे इको हो या एनवायरमेंट, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट है सर, हमें लर्न कैसे करना है ये समझ में नहीं आता है। तो आपके लिए लर्न करने के लिए बच्चा पार्टी आपकी सृष्टि मैम ही बताएंगे अभी कि आप वो कैसे लर्न करती थी और उन्होंने कैसे लर्न किया, क्या लर्न किया। देन मेरा और एक सवाल है कि कितने रिविजन्स भी किए, ये भी एक बार बच्चों को बताइए इको और एनवायरमेंट के, और कैसे लर्न करते थे आप ये भी बताइए। सर मैंने लर्न तो जैसे आपने एक ट्रिक बताई थी लेक्चर में कि टॉपिक लर्न करके नोटबुक के पीछे जो भी फटाफट फटाफट अपने जो भी रिमेम्बरिंग पॉइंट्स है उसको वो करके, तो सर मैंने स्क्रैप, यही फॉलो किया था। परफेक्ट, जैसे लर्न किया एक टॉपिक एंड देन उसमें फटाफट वो लिख दिया, और बार बार परफेक्ट, सर मैंने लर्न किया। तो मेरे लिए सर स्पेशली ये था कि जैसे अब कहते हैं कि लास्ट की जैसे सैटरडे संडे अब प्रीवियस रिवीजन कर, तो सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे बैकलॉग्स वगैरह रहते थे फर्स्ट ऑफ बढ़िया, ऑल। सही बात, तो फिर मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा थोड़ा टॉपिक वगैरह वो किया, फिर मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी जब मेरे बैकलॉग्स कंप्लीट होने लग गए, मेरे कुछ बराबर, हो गया कवर सिलेबस, तो मैंने साथ में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी अपनी
जो हाँ एक एक दो दो चैप्टर की आप लोगों ने प्रोवाइड की थी। तो सर मुझे उससे बेसिकली बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि जैसे जो परफेक्ट 2 चैप्टर के 1 चैप्टर के जो टेस्ट थे, मैंने वो लर्न कर लिए, तो था कि टेस्ट के साथ-साथ वो हो गए प्रिपेयर। वो उसको बढ़िया जब सेकंड टाइम वो टेस्ट होता था चैप्टर का, तो वो और पक्के हो गए। तो ऐसे-ऐसे कर के वो हुआ। बढ़िया बढ़िया। सो इन्होंने बेसिकली स्ट्रैटेजी बताई है कि कैसे इन्होंने याद किया। और अगर आप देखते हो प्रैक्टिकली जो हम लेक्चर्स में बताते हैं वही कहीं ना कहीं पे उन्होंने रिप्लिकेट किया है, बट डेफिनेटली शी मस्ट हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी डिसिप्लिन्ड, दैट इज द रीजन व्हाई शी हैज गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 2। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो वही कर रही है जो हम आपको बता रहे हैं कि लेक्चर्स में पढ़ाई कीजिए, घर जाके एक बार पढ़िए उनको, अगर टाइम मिलता है तो कोशिश कीजिए कि जो भी हो उसको स्क्रैप से याद करो। इको और एनवायरनमेंट थोड़ा सा वास्ट है जो मैं आपको लेक्चर्स में बताता हूँ, डू लॉट ऑफ स्क्रैप वर्क करो, वो उन्होंने किया है। एंड फाइनली फाइनली वो अपने रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज देती थी। अभी टेस्ट सीरीज उन्होंने खुद ही कह दिया है वो टेस्ट सीरीज देती थी, तो सीधी सी बात है मैं उसका नेक्स्ट सवाल वही पूछने वाला था, क्या आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी क्या? तो उन्होंने वही बता दिया कि उन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई थी। कहीं ना कहीं पे अगर आपको सीएसईटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़े से टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करो, ताकि आपको आपकी गलतियां समझ में आए और आप उन गलतियों पे काम करके उन गलतियों को इंप्रूव कर सको। विथ एवरी टेस्ट आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, आपकी एक रिवीजन होती है, आप टेस्ट में जाके मार्क्स स्कोर करोगे, कुछ भी होगा प्लस माइनस, यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स। सो टेस्ट सीरीज तो सबके लिए मैंडेटरी है, मुझे कंपलसरी लगता है, क्योंकि वही है जो आपको इंप्रूव करने में कहीं ना कहीं पे हेल्प करती है। देन और एक सवाल आपसे कि सर बच्चे एक पूछते हैं कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करते थे क्या, ऐसा मुझसे पूछते थे। तो मैडम जी आप बताइए कि आप राइटिंग प्रैक्टिस के जो मैं सेशंस लेता था या खुद से कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करते थे या नहीं करते थे, या आपका ऐसा था कि 11th 12th से राइटिंग बहुत कर ली थी तो मुझे उसकी ज्यादा जरूरत नहीं लगी, क्या आपका अप्रोच रहा उसके लिए? सर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस जो आप लेते थे सेशन, वो तो मैंने लिए ही थी। तो परफेक्ट। और मेरे साथ में अपने आप से तो मैंने इतने नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा हाँ रेगुलर कॉलेज भी होता था और साथ में लेक्चर्स वगैरह सब कुछ ओके। होता था। तो सर मैंने वही सेम थिंग कि मैंने टेस्ट से ही वो किया। जैसे जो आप ओके। बताते थे पॉइंट्स की पैराग्राफ में नहीं लिखना, पॉइंट्स हाँ पॉइंट्स में लिखना है। तो जिसकी हेडिंग्स बनानी है उसकी हेडिंग्स बनानी है। तो उस चीज को याद करते करते, मतलब टेस्ट में मैं वैसे आंसर लिखती थी, फिर जब चेकिंग होके आती थी तो मुझे अपनी मिस्टेक पता लग जाती थी कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। बढ़िया। और फिर उसमें मेरी हेल्प होती थी। ओके सो उन्होंने, अगर आप देखते हो बेसिकली जो राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस होते हैं उनको फॉलो किया था, एंड डेफिनेटली उसी चीज को वो रेप्लिकेट करती थी अपने टेस्ट पेपर्स में। और अलग से राइटिंग प्रैक्टिस तो नहीं करती थी, लेकिन जब टेस्ट सीरीज देती थी कहीं ना कहीं पे वहां पे उनकी राइटिंग प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट होने लगती थी। और फिर फाइनली उसने एग्जीक्यूशन टाइम पे उन्होंने आपके एग्जाम में जाके उसको एग्जीक्यूट किया था। अगेन उन्होंने वही कहा कि जो पॉइंट स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हो। कहीं ना कहीं पे बच्चों को ईटी स्टेज में कंफ्यूजन होता है कि हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं। हम बताने की कोशिश तो करते हैं कि पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ में मत लिखो, ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, ऐसी आप चीजें कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे फिर भी बच्चों को सवाल होता है। तो सृष्टि जी ने आपको बता ही दिया, उन्होंने एग्जाम में भी वैसे ही प्रेजेंट किया होगा। तो जैसा मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस में बता रहा हूँ वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है, कुछ अलग आपको करने की जरूरत नहीं है। इफ यू डूइंग दैट, यू डूइंग वेल, यू आर गोना गेट वेल ऑफ इन द मार्क्स पार्ट। देन मैं आपको पूछता हूँ अगला सवाल आपसे। आपसे अगला सवाल एक पूछना चाहता हूं मैं कि आपका पूरा का पूरा लेक्चर पार्ट कब कंप्लीट हो गया था और आप सेल्फ स्टडी को कब बैठे थे? लाइक ये सिर्फ आपका जोन है ऐसा? सर मेरा जो मेरे बैकलॉग्स वगैरह थे, तो मेरे वो टारगेट था कि मुझे मार्च एंड तक तो कंप्लीट करने ही करने हैं, हर सब्जेक्ट के। तो मेरे बढ़िया। सर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक वो हो गए थे कंप्लीट। ओके। एंड देन फिर मैंने मई से अपने वो करने लगी थी, मैं रिवीजन पूरी स्टार्ट, सेल्फ ओके। स्टडी। ओके परफेक्ट। और सो लेक्चर्स वगैरह जब, भी वही अप्रैल हाँ के एंड तक। यस तो परफेक्ट, मतलब आपका जब एकेडमी के साथ सिलेबस कंप्लीट हुआ था वहीं से आपने सेल्फ स्टडी चालू कर दी थी, लाइक आपने एक 1 मंथ अपने आपको सेल्फ स्टडी को दिया होगा। देन एक और सवाल, जो वन शॉट रिविजन होते थे, मैराथन होते थे, क्या आप अटेंड करते थे क्या? और इफ यस, वर दे वेरी हेल्पफुल और नॉट? वट एवर इज योर सजेशन, वट एवर इज योर से ऑन दैट? सर मैं लेती थी वन शॉट जो मैराथन्स वगैरह होते थे ओके। सर, पर कई बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था, कई कई हाँ सब्जेक्ट्स के लिए कोई कोई। तो ओके। उसमें जैसे मैंने अपने आप से किया और वो किया, और जो मैराथन बहुत हेल्पफुल रहे मेरे लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके होता था कि क्लियर हो जाते थे एक ही बार में बढ़िया। सारे के सारे। और फिर उसके बाद मैं अपने आप से भी वो टॉपिक वगैरह रीड कर लिया, तो फिर वो और भी हो जाता था क्लियर। सही बात।
परफेक्ट यस सर। परफेक्ट। यस, हम तो यही कहते हैं कि मैराथन्स और रिविजन्स में यूजुअली अगर आपके कंसेप्ट क्लैरिटी में थोड़ा सा डाउट है तो आप आ सकते हो, थोड़े से रिफ्रेश हो जाएंगे। रिवीजन और सेल्फ स्टडी की अहमियत या इंपॉर्टेंस मैराथन्स कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। दैट इज गोइंग टू बी फॉर श्योर एवरी टाइम। कहीं ना कहीं पे रिजल्ट सेल्फ स्टडी से ही बनता है, दिस ऑलवेज स्टैंड्स ट्रू। आपको खुद की मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप कितनी भी बार रिवीजन में आके बैठ जाओ, कहीं ना कहीं पे खुद से जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। ये तो डेफिनेटली डेफिनेटली तय ही तय है। देन लास्ट डे रिवीजन कैसे गिरी, क्योंकि अपने यहाँ पे छुट्टी तो कंसेप्ट होता नहीं है आईसीएसआई के पास। यू हैव टू गिव ऑल द पेपर्स इन 4 days एंड इन जनरल सारे ही सब्जेक्ट्स को आपको करना ही पड़ता है मैनेज। लेकिन मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ कि जो लास्ट डे रिवीजन था, कि कैसे आपने वो लास्ट के 1 day जो 24 आवर्स से भी कम होता है उसमें इको और एनवायरनमेंट जैसे वास्ट सब्जेक्ट को समराइज किया, कंप्लीट किया? क्या आपने कुछ चैप्टर्स ऑप्शनल छोड़ दिए थे? क्या आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था? क्या आपका स्ट्रेटजी था और कैसे आपका प्रिपरेशन था? लाइक हाउ डिड यू डिवाइड दैट डे? व्हाट वाज योर प्लान ऑफ एक्शन? व्हाट वाज एवरीथिंग? सर मैंने जब मेरा अकाउंट्स का एग्जाम था और नेक्स्ट डे इको का था, उस दिन तो सर मैंने अपना इको जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था, जैसे जो आपने स्ट्रेटेजी बताई थी। और मेरे लिए हाँ पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं उसी दिन मतलब रात को एनवायरनमेंट स्टार्ट कर पाऊँ। तो हाँ मैंने सर सुबह उठ के पहले एनवायरनमेंट ही किया था। एंड एनवायरनमेंट में मेरे हाँ में चैप्टर रहे थे, जैसे आपने जो क्वेश्चंस दिए थे, जो क्वेश्चन आयर वाली हाँ बुक दी थी, उससे मेरी हेल्प हुई। जैसे 9 हो गया जो चैप्टर था, और 1-2 चैप्टर थे, उससे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि इतना नहीं था उस टाइम कि सारे चैप्टर हाँ। हो पाए। तो परफेक्ट। सर उसमें मेरी हेल्प हुई। ओके, सो इन्होंने जो मैंने एक दिन पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपने एक दिन की रिवीजन कैसे प्लान करनी चाहिए, हाउ शुड योर एग्जैक्टली वर्क। मैंने आई बिलीव एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही आपको बता दिया था कि व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम हियर ऑन ऑनवर्ड्स, कि आपने क्या क्या छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप आपके रिविजन्स 1 day बिफोर मैनेज कर पाओगे। तो आई बिलीव शी यूज दैट वेल। एंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की शीट होती है जो मैं हर एग्जाम के पहले ईटी की रिलीज करता हूँ, एंड इट इज समथिंग विच इज बेसिकली प्रिडिक्शन। वो उसमें कुछ मेरा बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं है, वो प्रिडिक्शन लकीली इस बार अच्छे से लग गया था आई बिलीव। तो बाकी बच्चों ने पढ़ाई तो पूरी करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप उस प्रिडिक्शन के ऊपर डिपेंड मत करना। मैं लेक्चर में भी बहुत बार कहता था और आज भी वही कहूंगा, इट इज अ सट्टा, कि मेरे को जो सही लगता है आ सकता है, मैं वो सट्टा लगाता हूँ। और सृष्टि जी ने मेरे सट्टे के ऊपर सट्टा लगाया था, लकीली मेरा सट्टा सही लग गया, तो सृष्टि जी का भी सट्टा यहाँ पे सही लगा है, ऐसा हम कह सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं आगे। देन हाउ डिड यू यू नो देर आर 3.15 मिनट्स मिलते हैं हमको, 3 hours 15 minutes मिलते हैं। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी इन दोस फर्स्टली 15 minutes? एंड आपने 3 hours में जो पेपर लिखा है वो कब कंप्लीट हुआ आपका? कितना टाइम बचा था? क्योंकि मेरे हिसाब से इको का और इको एनवायरनमेंट का पेपर थोड़ा लेंदी रहने वाला है, आपको लिखना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। तो आपने वो कैसे किया एंड कितने टाइम पहले पेपर कंप्लीट हुआ था? फिर बच्चों का एक और 2-4 डाउट है, बट पहले आप ये बताइए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सर मैंने जो 15 मिनट्स है उसमें जो भी था कि फटाफट मैंने वो क्वेश्चन देखा कि जो मुझे आता था, और जो चॉइस वाले थे उसमें सिलेक्ट करके रख लिए कि जो मुझे करने हैं, फटाफट टिक बढ़िया। लगा लिए। और जो मुझे था कि जिसमें जो मुझे नहीं आता था, तो उसको मैंने थोड़ा टाइम दिया, समझने की कोशिश की कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे भी है। तो उसमें मेरी हेल्प हुई, मतलब 15 मिनट्स में मैंने प्रॉपर उसको चॉइस किए क्वेश्चंस, जो भी चॉइस वाले थे, कौन सा करना है। बढ़िया। एंड देन फिर मैंने वो वाले के जो मुझे नहीं आते थे उस पे थोड़ा बढ़िया। टाइम। एंड कब पेपर कंप्लीट हुआ आपका? सर मेरा मतलब पूरे 3 आवर्स लग गए थे कंप्लीट करने में, क्योंकि बहुत लेंथी एग्जाम था इको एनवायरनमेंट या का। और परफेक्ट। आपके 90 बनाए तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने 100 मार्क्स का पेपर लिखा ही होगा, राइट? यस यू सर, वुड पूरा हैव रिटन एवरीथिंग। जैसे कि हम हर बार लेक्चर्स में आके भी बोलते हैं कि पेपर में कुछ भी है, तुमको आए या ना आए, कुछ तो लिख के आ जाना, छोड़ के मत आना। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर, एंड दैट स्टैंड्स ट्रू। यू हैव टू राइट। तुमको कुछ आता है नहीं आता है फर्क नहीं पड़ता है, मन से जो सही लगता है वो लिख के आने का, छोड़ के नहीं आने का। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके पासिंग के चांसेस बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। मैं तो इसी में बिलीव करते आया हूँ इतने सालों से। देन मैं आपको एक पूछूंगा कि आपको अंडरलाइन वगैरह कीवर्ड्स करने को टाइम वगैरह मिला था कि नहीं मिला था? ऐसा कुछ नो सर। अंडरलाइन मैंने कीवर्ड्स वगैरह कुछ नहीं किया?
नो सर, जैसे मैं कोई आंसर स्पेसिफिक जो मुझे नहीं आता था बेसिकली, और उसमें हाँ, जैसे कई बार मैं लिखते लिखते उसमें मैंने 2-3 वर्ड अंडरलाइन करती हूँ, तो 2-3 क्वेश्चंस में बस, वैसे तो मुझे नहीं टाइम मिला अंडरलाइन अंडरलाइन करने का करने आपको टाइम नहीं मिला। देन का। एक सवाल जो सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि हमें मॉड्यूल की एग्जैक्ट लैंग्वेज को रेप्लिकेट करना है या मन से लिखेंगे तो भी चल जाएगा, आपने क्या किया था? सर मैं कहती हूँ कि कीवर्ड्स आप याद रखो, उसके बाद अपने मन से लिखो, और साथ में क्लियर रखो, और फिर कीवर्ड्स आप कर लो उस टॉपिक के, देन फिर मन से लिखो। ओके, थोड़ा सा सृष्टि जी आपका आवाज कट हो गया था, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ क्या वो मैं सही कह रहा हूँ बताना, कि सृष्टि जी आपने मॉड्यूल में या फिर जो वर्ड्स थे उनके कीवर्ड्स कीवर्ड्स देख लिए थे आपने, और फिर कीवर्ड्स को अपने अपने मन से एलैबोरेट किया था, सही बात है, यही कह रहे हो आप? यस सर। तो मोटा मोटी जो हम लेक्चर्स में भी आपको बताते हैं कि आपने एक कंसेप्ट समझ के लेनी चाहिए, उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको समझ के लेना चाहिए, जो अपने हैंड रिटन में वगैरह नोट डाउन कर लेने चाहिए, और उसी को यूज करके आपने एक आंसर बनाना चाहिए, लेकिन आंसर खुद से ही बनाना चाहिए। यू डोंट नीड टू एग्जैक्टली रेप्लिकेट द मॉड्यूल्स लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप वो रेप्लिकेट करोगे तो आप पेपर कभी भी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे 3 घंटों में, दैट इज फॉर श्योर। देन और क्या पूछना चाहिए मुझे आपसे? मेरे सवालों की लिस्ट खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। एंड और क्या बच्चों को दिक्कत आती है इको और एनवायरमेंट में? तो आई बिलीव मोर और लेस आपने सभी चीजें बता ही दी है। और कुछ आप ऐड करना चाहते हो इको और एनवायरमेंट सब्जेक्ट में? हमने सर बच्चों ने और क्या करना चाहिए कि हाउ कैन दे मेक श्योर कि वो भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सके? आपसे जैसे 90 मार्क्स लेकर आए, उसके लिए उन्होंने पर्सनली क्या करना चाहिए? देन मैं आपको पूछूंगा कि आपने हर सब्जेक्ट की कितनी रिविजन्स कंप्लीट की थी, 2 3, व्हाट वाज द रिविजन्स रिविजन्स आपने जो की थी वो? सर 3 टाइम्स तो हो ही गई होंगी एग्जाम से पहले। 3 टाइम्स तो हो गए थे, दैट इज द यस बेस्ट सर। एडवाइजेबल थिंग कि मिनिमम 3 रिविजन्स तो होने ही चाहिए, दैट इज फॉर श्योर परफेक्ट। एंड क्या आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी हमारे आपके भी जूनियर्स के लिए? आप तो एग्जीक्यूटिव वाले होगा, आपके जूनियर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? व्हाट वुड योर एडवाइस फॉर योर जूनियर्स? सर मैं एडवाइस करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो उन्हें टेस्ट जरूर ही देना चाहिए। मैंने भी हाफ सिलेबस के 100 सिलेबस के जो पूरे पूरे होते हैं उसके टेस्ट हाँ, दिए थे। इससे टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, और थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है कि एग्जाम में आपको लिखने कैसे और कैसे प्रेजेंट करना है। परफेक्ट, और सबसे मेन थिंग तो कंसिस्टेंट तो रहना ही चाहिए। हर रोज परफेक्ट, आपका मन करे या ना करे, आपको पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, और डेफिनेटली। कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए सबसे पहले तो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही बात है। एंड आप सभी लोग जितने भी बच्चे इस चैनल पे, आपको बता दें, सृष्टि पूरी की पूरी यूनिक एकेडमी से पढ़ी है। सृष्टि हमारी प्रो बैच की स्टूडेंट है, उन्होंने सारे टेस्ट सीरीज भी किए हैं, सारे जो हमारे एक्स्ट्रा सेशंस भी होते हैं वो सब कुछ भी किया है। शी इज अ कंप्लीट यूनिक एकेडमी स्टूडेंट एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव हर विद अस। उसने बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाई करके हमारा भी नाम रोशन किया है, खुद का और खुद के घर वालों का तो किया ही किया है, हमारा भी नाम पे आपने चांद चांद लगा दी है। एंड eagerly waiting to for your more for you to be more successful in executive and professional in your near future। आप जल्दी से जल्दी सीएस बने, और यही हम सारे यूनिक वालों की और आपके ये जितने भी वेल विशर्स हैं उनकी यही विशेष आपके लिए जरूर जरूर रहने वाली है। देन आपसे तो क्या अभी बहुत सारी बातें कर ली आपने, एंड आई बिलीव बहुत सारी बातें करने के बाद आई बिलीव बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि मोर और लेस जो फैकल्टी कह रहा है वो फैकल्टी एडा नहीं है। आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द कंक्लूजन दैट आई विल लाइक टू ऐड, क्योंकि हम तो लेक्चर में चीख चीख के बता देते हैं बच्चों को, लेकिन हमसे क्या है, हमारी घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है बच्चों के लिए। हम जो कहते हैं उस पर क्या है, बच्चों को यकीन आता नहीं है। उनको जैसे ही पता चला आपके 91 आ गए, उन्होंने मेरे को ही घर की दाल बना दिया था। बोले सर आपसे नहीं जानना है लिखना कैसे होता है, हमें सृष्टि जी से जानना है लिखना कैसे होता है। आपसे नहीं जानना है पढ़ना कैसे होता है, हमें उनसे जान के लेना है पढ़ना कैसे होता है। तो जो घर की दाल हुई थी उनकी, अभी आई बिलीव वो थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में आ जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा, एंड वो समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं पे आपको प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, आपके लिए बहुत 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 वेल विशेस मेरी तरफ से। ऑल द वेरी बेस्ट और या सीएस एग्जीक्यूटिव। आपसे जल्दी ही सीएस प्रोफेशनल में मिलने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। सीएस प्रोफेशनल में मैं आपके साथ मुलाकात करता हूँ, एग्जीक्यूटिव में तो नहीं हूँ, लेकिन प्रोफेशनल में आपसे साथ मुलाकात करने के लिए रियली 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 वेरी वेरी एक्साइटेड। जल्दी जल्दी पास होइए, जल्दी जल्दी अपने घर वालों को बहुत बहुत खुश कीजिए, एंड जल्दी से जल्दी आपके नाम के पहले सीएस शब्द आप लगा पाए, ऐसी ही मेरी आपके लिए दुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि लाइक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे अब आपने लेक्चर लिए,
नोट्स वो कहीं और से ले लेते हैं। फिर उन्हें लगता है कि नोट्स में अच्छा ये लाइन एक्स्ट्रा है, तो अब ये तो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हमें उस चैनल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो मैं सर एडवाइस करना चाहूंगी कि ऐसे नहीं करना चाहिए, कि लास्ट एंड टाइम पर तो हमें बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करना चाहिए किसी और चैनल यस, पे या किसी और एकेडमी से, क्योंकि परफेक्ट। आप पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसी से ही पढ़ना चाहिए, आप जिससे स्टार्टिंग से करे हो। और किसी और आप लेक्चर ले रहे हो, मॉड्यूल पढ़ रहे हो, हर चीज हर किसी की नहीं होनी चाहिए, हर एकेडमी के नोट्स पढ़ लिए और वो कर लिए, एक ही चीज पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम बच्चों को बोल के भी बच्चे समझते नहीं हैं। बच्चों को ये हम हाईलाइट करते करते थक गए हैं कि यू शुड ट्रस्ट वन एंड लीव इट देयर। लाइक जो आपको पढ़ा रहा है उस पर विश्वास रख के छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप मुझ पे विश्वास रखो, ऐसा नहीं है कि अपने हम पे विश्वास रखना चाहिए, बट एक जिस पे भी विश्वास रख लिया उसके हाथ में कमान थमा के छोड़ दो बाकी की आगे की कहानी। अगर आपने उसके हाथ में कमान छोड़ दी है तो दैट्स इट। आप नए किसी व्यक्ति को, नए किसी नोट्स को रेफर करने को मत जाओ। जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उस पर विश्वास रखो एंड मूव विद दैट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों को मिलोगे उतनी अलग नई बातें सीखोगे, उतने अलग नए नोट्स देखोगे, उतना अलग आपको कुछ लगेगा कि यार यहाँ पे कुछ छूट गया था क्या, यहाँ पे कुछ ज्यादा हो रहा है क्या। नहीं, you have to just trust one person and move with that person. That's all that you have to do. Trust one blindly and move with that, move in that direction. It will help you. And कहीं ना कहीं पे एवरी फैकल्टी, किसी भी दूसरी एकेडमी की हो, किसी भी हो, इट डज नॉट रियली मैटर। एवरीवन हैज देयर ओन एक्सपीरियंस, एवरीवन हैज देयर ओन स्टाइल, बट इट इज अबाउट यू, व्हाट यू लाइक, whom with you feel the attachment, and you just follow, you should just follow that and follow that blindly. That is what I always believe. And कहीं ना कहीं पे आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट यार, ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे जल्दी ही मुलाकात करेंगे ऐसे ही अगले से सेशन में। आपके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस एंड आपको एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। चलो यार, थैंक यू। यस, बाय बाय यार, बाय बाय। यस, बाय 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 सर, ऑनलाइन बाय। वालों, मिलते हैं आपसे और एक ऐसे ही वीडियो के साथ। चलो।